नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, ये समझने की जरूरत है और हम आपको बताएंगे अपनी चर्चा और विश्लेषण के जरिए। एक घंटे में बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे नए भारत के कानून के बारे में, जो नई आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को जो चेंज करके नया कानून बनाया जा रहा है उसकी चर्चा करेंगे। अब दंड नहीं, न्याय पर जोर होगा। नई न्याय संहिता में क्या कुछ खास होगा, कैसे उसमें क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया गया है, इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो बदले हुए कानून हैं वो अब अंग्रेजी राज की यानी गुलामी के दौर के कानून नहीं हैं, बल्कि नए भारत के, बदलते हुए भारत के वो कानून हैं। बात करेंगे बिहार की, जहां पर शराबबंदी के सर्वे की चर्चा तो खूब है, लेकिन वहां पर शराब माफिया जो है उसके हौसले भी बुलंद हैं। तो क्यों बुलंद है उसके हौसले, इसकी तो बात करेंगे। साथ ही साथ बात पूरी नहीं होगी इस वक्त में अगर इंडी गठबंधन की बात ना हो और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की चर्चा ना हो। इसकी भी चर्चा हम विशेष रूप से करेंगे और जानेंगे कि आखिर सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है उसमें कौन से जो नए तथ्य हैं वो सामने रखे जाएंगे इंडी गठबंधन को लेकर के, और उस पर सीडब्ल्यूसी का आखिर क्या रुख है। तो होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। नए आपराधिक कानूनों की ओर बढ़ा देश, लाए जा रहे हैं क्रांतिकारी बदलाव। अब दंड नहीं, न्याय पर जोर। लोकसभा से पारित होने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में आपराधिक कानून से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा का देंगे जवाब। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर संसद से सड़क तक प्रदर्शन। बीजेपी किसान मोर्चा का देशव्यापी प्रदर्शन आज, वहीं विपक्ष ने सांसदों के निलंबन पर विरोध जताते हुए निकाला मार्च। कांग्रेस पार्टी की आज वर्किंग कमेटी की बैठक, गठबंधन के प्रस्ताव की समीक्षा के आसार। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की जगह पीएम चेहरे के लिए किया था मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव। राहुल की भूमिका को नजरअंदाज करने की गठबंधन की कोशिश, इस पर सीडब्ल्यूसी में हो सकती है चर्चा। शराबबंदी वाले बिहार के बेगूसराय में शराब तस्करों ने एक दारोगा और होमगार्ड को कुचला, दारोगा की मौत। गठबंधन सरकार में अपराधियों के बढ़े मनोबल पर विपक्ष ने उठाया सवाल। पूरे बिहार में शराब माफिया का नेटवर्क, जहरीली शराब पीने से इस साल 300 से ज्यादा लोगों की मौत। और ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम। 1,500 से अधिक पन्नों वाली एएसआई की सील बंद सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर वाराणसी की अदालत दे सकती है फैसला। तो सबसे पहले इस वक्त में बात करेंगे नए भारत के नए कानून की। बदलते हुए भारत के नए कानून की अब दंड नहीं, न्याय पर जोर दिया जा रहा है और जो नई न्याय संहिता लाई जा रही है उसके जरिए क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए जा रहे हैं। गुलामी के दौर के जो कानून है उनको बदला जा रहा है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह आज भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए रखेंगे। उच्च सदन में इन विधेयकों पर चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह का जवाब होगा। इससे पहले कल ये विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया था। गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का हिस्सा है। इन विधेयकों के जरिए आपराधिक कानूनों में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा रहा है। अब गुलामी के प्रतीक रहे अंग्रेजी कानूनों से मुक्ति मिल सकेगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, इन 3 सिद्धांतों पर बने हैं नए कानून। अब दंड नहीं, न्याय पर जोर।
नई संहिता में आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराध भी शामिल। आतंकवाद को परिभाषित किया गया। आतंकवाद के लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान। राजद्रोह कानून हटा, लेकिन देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालना अपराध होगा। इसे अब देशद्रोह माना जाएगा। नागरिक सुरक्षा संहिता में भी क्रांतिकारी बदलाव। अब किसी भी पुलिस थाने में दर्ज हो सकेगी एफआईआर। अब केस डायरी और चार्जशीट से लेकर फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल। मुकदमों को निर्धारित समय में निपटाना होगा, नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के अंदर आरोप तय करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर सुनाना होगा फैसला। साक्ष्य अधिनियम में भी बड़े बदलाव। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड दस्तावेज की परिभाषा में शामिल। इन्हें सबूत के तौर पर मान्यता। तो बड़े बदलाव लेकर आए जा रहे हैं और भारतीय न्याय संहिता को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पहले के कानून अंग्रेजों के बनाए हुए थे, लेकिन अब देश में भारत का कानून चलेगा। मान्यवर, ये जो कानून थे, ये कानून एक शासक ने, विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए हुए कानून थे। एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे। और इसकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ रहे हैं। राजेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि राज्यसभा में ये बिल कब तक आएंगे, और दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे इस बिल को लेकर, इस जो जिसको कहते हैं कि आपराधिक कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है और कहा जा रहा है कि एक बदलते हुए नए भारत का नया कानून है, किस तरह से इसको लेकर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं आम जनता में और जो लोग हैं उनके बीच? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको निखिल ये बताऊं कि राज्यसभा में टेलीकॉम जो विधेयक था वो पारित होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को वहां पर पेश कर दिया और उसके बाद चर्चा जो है बाकायदा शुरू हो गई है। जो न्यायिक संहिता से जुड़ा हुआ जो विधेयक है, तीनों विधेयक, वो विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। और जहां तक इस विधेयक का सवाल है तो यह विधेयक निश्चित तौर पर जनहित से जुड़ा हुआ विधेयक है। जो आम जनता से जो जुड़े हुए जो सरोकार हैं, उसमें रोज जिन बातों से लोगों को जूझना पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो तमाम विधेयक हैं वो उनके सरोकार को जोड़ते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जो जटिल कानून हैं या वैसे कानून जो जनता के हितों में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन कानूनों में बदलाव कर उसे लचीला बनाकर जनता के लिए प्रस्तुत किया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन जो है पिछले कई वर्षों से जो है वो पब्लिक डोमेन में रहा है और उसी प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको साकार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जो है इस विधेयक को लेकर आए हैं। और लोकसभा में इस विधेयक को पारित कराने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक इस विधेयक को राज्यसभा से भी पारित करा लिया जाएगा। और हम जानते हैं कि मॉब लिंचिंग का जो मसला है, वह मॉब लिंचिंग का मसला कहीं ना कहीं आम जनमानस को सीधे झकझोरता है, सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित करता है। और आप देखते हैं कि कई बार भीड़ जो है, भीड़ का कैरेक्टर अलग होता है और भीड़ में कई बार जो है वो निर्दोष लोग ही जब फंसते हैं तो उनकी कई बार जान चली जाती है, कई बार उनकी हत्या हो जाती है। और ऐसे में भीड़, पूरा जो भीड़ समुदाय जो है, जो भीड़ का अलग एक तंत्र है, वह भीड़ कहीं ना कहीं बच जाता है और निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद उन्हें सजा नहीं मिल पाती है या उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में इस कानून को लचीला बनाने के बाद, इस कानून के नए स्वरूप में आने के बाद कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के मसले में जो है वो मौत की सजा का प्रावधान करने की बात कही गई है, फांसी देने की बात की गई है, जो कहीं ना कहीं वैसे लोगों के लिए राहत का पैगाम होगा जो निर्दोष लोग या तो फंस जाते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं या फिर उनका कोई कसूर नहीं होता लेकिन वो मॉब लिंचिंग के शिकार होते हैं और कहीं ना कहीं उनका हम कह सकते हैं कि जो उनकी मौत जो है वो व्यर्थ चली जाती है। तो सरकार ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए आगे आ रही है और प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र करते रहे हैं
कि कानूनों में बदलाव कर इसे आम जनता के लिए सुलभ और सरल बनाया जाए, उस दिशा में सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। राजेश, बहुत सारे अगर इसके जिसको कहते हैं इन कानूनों की आत्मा को समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से गृह मंत्री ने कहा कि ये मानव के अधिकारों का समर्थन करेंगे, ये समानता का अधिकार होंगे, किसी के हक हकूक पर डकैती अब नहीं डाली जा सकेगी, ये कानून दरअसल उनको बचाने के लिए है, अब दंड पर नहीं बल्कि न्याय पर जोर होगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि अब भारत का अपना कानून होगा, क्योंकि जो अंग्रेजों का कानून आज तक लागू था, अंग्रेजों ने लागू किया था, किसी एक विदेशी प्रजा के ऊपर वो लागू था, भारत के ऊपर उन्होंने लागू किया था। अब ये स्थिति बदली है, तो ये अपना आप में बड़ा परिवर्तन है, क्या कहेंगे आप? निश्चित, बिल्कुल आपने सही कहा निखिल। और लोकसभा में जब गृह मंत्री अमित शाह ने जब इस विधेयक को पारित कराते वक्त जब अपनी चर्चा का जवाब दिया, जो लंबी उनकी तकरीर थी, उस तकरीर पर अगर एक नजर डालें तो ये बात स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी सुविधा के हिसाब से जिन कानूनों का गठन किया, जिन कानूनों को अस्तित्व में लाया, वो कानून जो है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए बोझिल हो चुके हैं। और उस बोझिल कानून में बदलाव करके अब दंड नहीं, उसे न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। और मैंने आपको बताया भी कि अगर मॉब लिंचिंग का शिकार कोई व्यक्ति न्याय की आस में भटकता रह जाता है, उसे वर्षों तक न्याय नहीं मिल पाती है, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए यह जो नया कानून होगा या मील का पत्थर साबित होगा। और निश्चित तौर पर गृह मंत्री ने जिन संकल्पना के साथ इन विधेयकों को प्रस्तुत किया है और उसे सदन से ध्वनिमत से पारित कराने की कोशिश जो है वो राज्यसभा से कराई जा रही है, उन चर्चा जो है वो जारी है। और निश्चित तौर पर जब ये कानून में बड़े बदलाव होकर आएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था राजेश बहुत शॉर्ट में आम जन का रिएक्शन, जो आम लोग हैं, क्योंकि ये कानून दरअसल उन्हीं के लिए है। देखिए, आम जन के मन में तो निश्चित तौर पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है, देखा जा सकता है, क्योंकि यह कानून उन्हीं के लिए है। और निश्चित तौर पर जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाती, आप जानते हैं कि देश में जो न्यायिक व्यवस्था रही है वो बिल्कुल बोझिल व्यवस्था रही है, और उसे ब्रिटिश हुकूमत का एक रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं। और शायद यही वजह है कि गृह मंत्री ने कहा कि जिन ब्रिटिश शब्दों का प्रयोग कई कानूनों के दौरान देखने को मिला है, उन शब्दों के चयन में भी बदलाव करने की बात की गई है, ताकि ब्रिटिश हुकूमत के समय तैयार की गई जो दंड प्रक्रिया थी उसको बिल्कुल बदलकर जनता के लिए सरल और सुलभ कानून लाया जाए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। जी, निश्चित तौर पर। और ये जो न्याय की प्रक्रिया है, ये निश्चित तौर पर जिसको कहते हैं कि न्याय अब सुलभ हो सकेगा, सुगम हो सकेगा, ये एक बड़ी बात है और बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकेगा पूरी न्याय प्रणाली में, न्याय व्यवस्था में। और अब जैसा कहा जा रहा है कि तारीख पर तारीख नहीं मिल सकेगी, बल्कि जल्द लोगों को न्याय सुलभ हो सकेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए राजेश राज। और इससे पहले कि इंडी गठबंधन की बात करें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात करें, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे गठबंधन को मिला चेहरा, सीटों को लेकर मंथन। CWC की बैठक जारी है और इंडिया गठबंधन में 28 दलों की चट्टानी एकता के बीच में इस तरह के नाम जब सामने आए हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए यह खुशी की बात कही जाए या उनके लिए सांसत है, ये समझने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन में 28 दलों की चट्टानी एकता के बीच PM पद का चेहरा साफ होने लगा है। पहली बैठक में लालू प्रसाद यादव ने मास्टर स्ट्रोक देते हुए राहुल गांधी के सर सेहरा बांधने की बात कही थी, लेकिन चौथी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ गया है। इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग में एजेंडा सीट शेयरिंग का था, लेकिन TMC नेता ममता बनर्जी ने चेहरा सामने लाने की जरूरत समझी और खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने इंडिया गठबंधन के PM पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया है। नीतीश की नाराजगी को लेकर पता नहीं। यानी एक तीर से ममता ने नीतीश कुमार और राहुल गांधी को रेस से बाहर कर दिया। यहां तक कि दलित कार्ड खेलकर ममता बनर्जी ने मायावती को भी
मैसेज दे दिया। ममता बनर्जी के प्रस्ताव को केजरीवाल सहित 12 पार्टियों ने समर्थन किया, लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए। सीट शेयरिंग को लेकर बैठक में खरगे की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शायद यह तय हो कि पार्टी कितना त्याग कर सकती है। सीट शेयरिंग की पूरी जिम्मेदारी खरगे पर है कि वे बिहार, यूपी, बंगाल, दिल्ली और पंजाब में कितनी सीटें छोड़ सकते हैं। गठबंधन का भविष्य इसी पर निर्भर है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि बंगाल में कांग्रेस की 2 सीटें हैं, अखिलेश वोट बंटवारा ना हो इसलिए गांधी परिवार के लिए ही सीट छोड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा है कि ड्राइविंग सीट पर हम बैठेंगे। तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम को खतरा नहीं मानती हैं, लेकिन बीजेपी उनके लिए वार्निंग है। तो जब बीजेपी ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में वार्निंग है, तो जाहिर है ममता को लेफ्ट और कांग्रेस के साथ समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की आज वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और इसमें विपक्षी इंडी गठबंधन के प्रस्ताव की समीक्षा हो सकती है। कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की जगह पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया था। इस मामले में राहुल गांधी की भूमिका को नजरअंदाज करने की गठबंधन की कोशिश को लेकर भी कांग्रेस की इस वर्किंग कमेटी में चर्चा होगी। आइए सुन लेते हैं कि गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने आखिर कहा क्या था। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ईडी के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन देने के मामले में केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अब भी सच्चाई से सामना करना होता है तो वे बहाना ढूंढ लेते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कभी चुनाव का बहाना बनाया है तो कभी दिवाली और विपश्यना के बहाने ईडी का सामना नहीं करते हैं। वो लगातार अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं। वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे, और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। अरविंद एंड अकाउंटेबिलिटी विल नेवर ट्रैवल टुगेदर। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनसे आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ में इस वक्त राहुल लाल, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। और आरपी सिंह बीजेपी की तरफ से बहुत शीघ्र हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस चर्चा की शुरुआत अगर हम आपके साथ, जी आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इस चर्चा की शुरुआत अगर हम राहुल लाल आपके साथ करना चाहें और ये समझना चाहें कि कांग्रेस के लिए तो अगर भाई देखा जाए तो सही मायने में देखिए, ममता बनर्जी ने अब कह दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए, तो आप लोगों के लिए तो विन विन सिचुएशन है। राहुल गांधी और गांधी परिवार से तो कम बाहर निकलेंगे इस बहाने। नहीं, देखिए विन विन सिचुएशन जरूर है, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार से बाहर निकलना है या अंदर लाना है। ममता बनर्जी के अगर तमाम पुराने बयान को याद करें तो वो एक समय में कांग्रेस से दूरी बनाते हुए दिख रही थी, लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद उनके परिस्थिति, उन्होंने एक अपना निर्णय बदला और वो इस टीम इंडिया की वो सदस्य भी बनी। तो यह स्थिति ऐसी है कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? वो कांग्रेस के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और ममता बनर्जी ने अगर उनका नाम, उन्होंने अपना प्रस्ताव में उन्होंने उनका नाम लिया है, तो ये तो एक अच्छी खुशी वाली चीज है कि कम से कम अलग अलग लोग कांग्रेस को अलग अलग रूपों में स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि अभी मैं बता दूं कि ये कोई और लोगों के कुछ अन्य प्रस्ताव भी थे। ममता बनर्जी ने जरूर ये दिया और केजरीवाल जी इससे सहमत हुए, लेकिन अभी भी टीम इंडिया का कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई 28 दलों की कोई सर्वसम्मति वाली कोई स्थिति नहीं बनी है उसमें कि सब, तो वो एक चेहरा कौन होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें सर्वसम्मति से तय होंगी। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस की गठबंधन में स्थिति कमजोर होगी, उनके लिए सोचने का विषय जरूर आ चुका है कि ममता बनर्जी सरीखे लोग खुद ही
कांग्रेस के छत्र छाया में टीम इंडिया के अंतर्गत काम करने के लिए वो तैयार हैं। इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात होगी? ये बहुत अच्छी शुरुआत है ये। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को पहली बार जो है ऑफर दिया जा रहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि 28 लोग सहमत नहीं हैं। बहुत ज़्यादा खुशी आपको दिखी नहीं। आरपी सिंह इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल विनोद मिश्रा आपके पास आएंगे और ये समझना चाहेंगे कि ये ममता बनर्जी ने बड़ा जिसको कह रहे हैं कि भाई बड़ा दिल दिखाते हुए किया है, या एक तीर से कई निशाने साधे हैं, कैसे आकलन करेंगे इसका? बिल्कुल सही कहा है। मैं आपकी रिपोर्ट पे ही आऊँ कि ये चौथी मीटिंग थी इंडिया गठबंधन की, और इस गठबंधन की मीटिंग में लोगों की उम्मीदें थी कि गठबंधन से कुछ निकल के आए। तो इतना तो हुआ कि चौथी मीटिंग के बाद ममता बनर्जी एक नाम का तो सामने में लाया प्रस्ताव में। तो ये आप कह सकते हैं कि राहुल लाल जी भी कह रहे थे कि ये एक उनके लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है कि उन्होंने एक पीएम फेस दिया है पार्टी को। अब ये पीएम फेस के नाम से ही क्यों लालू यादव और नीतीश कुमार बिदक गए, क्यों वो बाहर हो गए, क्यों अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली थी? तो ऐसे बहुत से सारे सवाल हैं। लेकिन ये आपने जो कहा कि एक तीर से कई निशान किया है, ये बात आप बिल्कुल सही है और दुरुस्त है कि ममता बनर्जी ने एक तरह से आप ये देखिए कि वो शुरू से ही कहती रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कभी भी इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ सकता, और वो एक तरह से इस बात को साबित कर दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने में रख के उन्होंने एक नीतीश कुमार को भी आईना दिखाया कि नीतीश कुमार जिस तरह से गठबंधन की अगुवाई कर रहे थे पटना से, आपने देखा होगा 19 दल के लोग उसमें शामिल हुए थे, और ये आते आते 28 दलों का ये एक तरह से गठबंधन बना है। अब नीतीश कुमार की का जो अपना दर्द है कि नीतीश कुमार ने ये पहले दिन से जो शुरुआत की थी कांग्रेस की भूमिका को लेते हुए, तो उन्हें ये यकीन भी नहीं रहा होगा कि ममता बनर्जी कभी आएंगी और खड़गे का नाम लेके कांग्रेस प्रेसिडेंट का नाम आगे करके उनको पीछे धकेल देंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है रीजनल पार्टियों में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रही है। त्याग करने की बात है तो आप सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह चुके हैं कि हम पार्टी जो है हमारी कभी भी बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि विपक्षी चट्टानी एकता हमारे सामने में हो। तो त्याग करने के मामले में तो ममता बनर्जी ने भी त्याग किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के दिए। आप देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पोस्टर छपे होते थे कि प्राइम मिनिस्टर के सबसे अनुभवी उम्मीदवार ममता बनर्जी हो सकती है। तो इतने सारे चीज़ों के बीच में अगर आप देखें कि सब त्याग किए जा रहे हैं अपने अपने इसको लेके, लेकिन सीट को लेके जो सवाल पेच फंसा हुआ है उसको त्याग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब जब आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में अब ये सारी जिम्मेदारी तो कांग्रेस के ऊपर है कि वो कितने सीट जो है छोड़ने के लिए तैयार हैं, यूपी में, पश्चिम बंगाल में, चाहे आप उत्तर प्रदेश में, चाहे और अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस की अपनी बात होती है। तो कुल मिला के ये है कि अगर कांग्रेस त्याग करने के लिए तैयार है तो ये गठबंधन है। अगर कांग्रेस त्याग करने के लिए तैयार नहीं है तो आप समझिए कि ये चौथी मीटिंग के बाद गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक बात है, ठीक बात है। आरपी सिंह, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक चौथी मीटिंग हुई है और बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कितना चैलेंज आपको लगता है कि ये गठबंधन पेश कर सकता है आप लोगों के सामने? पहली बात तो एक के बाद एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग चौथे महीने बाद हुई है। ये एक के बाद आपने कह दिया, एक के बाद एक हो, और बड़ी मुश्किल से ये मीटिंग हुई है और बड़े नाज और नखरों के साथ जिसे कहते हैं मीटिंग हुई है। दूसरी बात, खड़गे साहब का नाम कोई कांग्रेसी लीडर नहीं ले रहा। मतलब ना राहुल गांधी ले रहे हैं, ना सोनिया गांधी ले रही हैं, ना कोई कांग्रेस का कोई और नेता कह रहा है कि खड़गे साहब हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। हाँ, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने ऐसी जानकारी मिलती है कि नाम चलाया है उनका। अब उसके कई सारे राजनीतिक कनोटेशंस हैं, वो आने वाले समय में सब पढ़ते खुलेंगी। परंतु एक बात है कि कांग्रेस बहुत इस सबसे कोई बहुत खुश नहीं दिख रही। हालांकि उनको होना चाहिए खुश, क्योंकि खड़गे साहब तो अगर बनेंगे, उनके हिसाब से अगर प्रधानमंत्री का चेहरा होते हैं तो एक रिमोट कंट्रोल वाला आदमी का प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाएगा। पर डायनेस्टी ये कैसे माने, ये बड़ा कष्ट वाला काम है। और जो डायनेस्टी के फॉलोअर्स हैं या डायनेस्टी के जो सिपा सलार हैं, वो इस बात को कैसे माने, जो परिवारवाद के जो सिपा सलार हैं सारे को कैसे माने, ये भी अपने में एक बड़ा प्रश्न है। पर इन्होंने ये भी कहा कि अगले 20 दिन के अंदर हम जनवरी की, वैसे ये तारीख उन्होंने 1 जनवरी को दी थी या 3 जनवरी की दी थी शायद, कि हम अपने यहाँ साझा उम्मीदवार तय कर देंगे, सबके सब हमारा सीट अलाइनमेंट सारा तय हो जाएगा। पता नहीं कौन सा चंद्रयान पे बैठेंगे और फट पहुंच जाएंगे वहाँ पर, ये चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे, कितनी स्पीड से क्या करेंगे। पर
अब तक ना कोई इनका नेता ठीक ढंग से तय हो पा रहा है, ना इनकी नीतियां तय हो पा रही हैं कि एजेंडा क्या होगा। क्या इनके पास कोई, जो 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, जो 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो लाभ मिल रहा है, जो 11 करोड़ बहनों को आज गैस का चूल्हा मिला है, जो कोई 11-12 करोड़ लोगों को पीने का पानी की सुविधा मिली है, उसका अल्टरनेटिव एजेंडा कोई है या नहीं है। जो लगभग आज देश भर में 50 करोड़ से ऊपर लोगों के जीरो बैलेंस के बैंक के खाते खुले हैं, जो युवकों को स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना में लोन दिए गए हैं, उसका ऑप्शन इनको देना पड़ेगा, अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। तो नेता एक, नीति दूसरी। तीसरी बात है इनकी नीयत क्या है। नीयत तो अब केजरीवाल साहब ने कांग्रेस के 4 जो पूर्व विधायक थे, जो मंत्री थे सरकार के, उनको अरेस्ट किया था विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के पंजाब के। और जो मेरी जानकारी है उप मुख्यमंत्री आज भी वहाँ जेल में है, वो आज भी हिरासत में है, जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री हैं। और बाजवा साहब उधर से कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 35 विधायक मेरे से संपर्क में हैं। दीदी एक तरह से इनकी बात करिए कि हम इनके साथ समझौता करेंगे। इनका एकमात्र बाई इलेक्शन में विधायक जीता था सागर डिगी से, उसको भी अपने साथ उठा के ले गई, उसको टीएमसी में ज्वाइन करा लिया। केरल के अंदर लेफ्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे, सुंदर नाम अगर ठीक ढंग से मुझे याद है, तो उसको उनको अरेस्ट कराया था। तो ये कैसा अलायंस होगा, क्या बनेगा, मतलब अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है, बाकी समय आने में पता लगेगा क्या होगा। परंतु 20 दिन के अंदर कोई चमत्कार होना है जिसके अंतर्गत ये सारी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनका, मतलब सीट शेयरिंग नहीं, मतलब इनका कौन सी सीट से लड़ेगा ये तय हो जाएगा। और अपेक्षा करते हैं कि इस बार अखिलेश विखिलेश नहीं होंगे और कमलनाथ चिरकुट नहीं होंगे। ठीक है। राहुल लाल जी, आप बहुत देर से उंगली आपने उठा रखी है, आपके पास आ रहे हैं, और जो आपके मन में, जो आपके जहन में जो बात है वो तो बताइएगा ही, लेकिन इतना त्याग कहाँ से लेकर आएंगे कांग्रेस वाले ये भी बताइएगा, और कितना त्याग कहाँ करेंगे इसकी रूपरेखा आज तय होगी, और इसी आधार पर गठबंधन तय होगा। एक वो जो शेर है कि जलाकर आशियाना अपना, दे दी रोशनी जमाने को, तो जहाँ जहाँ जितना त्याग कर सकेंगे उस हिसाब से गठबंधन बढ़ेगा आगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, आरसीपी सिंह जी अभी बड़ी परिवारवाद की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई डायनेस्टी के ऊपर बड़ा कांग्रेस का जोर होता है। आरसीपी जी थोड़ा इतिहास में चले जाइए। 2004 में भी पूरे के पूरे मौके थे सोनिया गांधी जी के पास प्रधानमंत्री बनने के, और संसद भवन में हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के तमाम लोगों ने उन्हें बनाने के किस प्रकार से प्रयास किए थे, और अंततः फिर उन्होंने वो पद स्वीकार नहीं किया। तो ये बात कहना कि नहीं, गांधी परिवार जो कि बैठा हुआ है प्रधानमंत्री पद के लिए, मैं सुन लीजिए, तो वो स्थितियां नहीं है। राहुल बन नहीं सकती थी, इसलिए नहीं बनी। अरे कौन क्यों नहीं बन सकती थी, आप बता दीजिए ना, कोई संवैधानिक प्रावधान है? दरअसल ये सवाल राहुल लाल जी, मैं बीच में थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूं, आपने क्या सवाल पूछा इसमें राहुल लाल जी। ये दरअसल ये सवाल लगातार होता रहा है कि वो बन सकती थी या नहीं बन सकती थी, और इस पर बड़े डिबेट्स हुए हैं कि वो नहीं बन सकती थी इसलिए नहीं बनी। फिलहाल अगर हम इस डिबेट पर ना जाएं, तो आप कम से कम जो दूसरा एक सवाल था राहुल आरपी सिंह जी का, कि डायनेस्टी का मतलब यह होगा कि एक रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला दूसरा आदमी मिल जाएगा, इस पर ही खुश हो सकेंगे। तो दरअसल वो ये भी कह रहे थे ना, मैं तो कह रहा हूं कि क्या आरसीपी सिंह जी जेपी नड्डा जी को रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अध्यक्ष मानते हैं क्या? जेपी नड्डा जी तो एक तरह से इनका पूरा का पूरा चुनाव हुआ। अगर जेपी नड्डा जी रिमोट कंट्रोल वाले होंगे तब इन्हें लग रहा होगा कि कांग्रेस के भी जो है कि वो रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक राहुल जी एक छोटी सी बात और जोड़ लूं, नहीं आप दीजिए उत्तर दीजिए, छोटी सी बात और जोड़ लूं। एक कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड, उसके 2 मेजर शेयर होल्डर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या रोल है ये बता दीजिएगा जरूर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं उसमें ना, क्या रोल है उनका? नेशनल हेराल्ड का जो मामला आप उठा रहे हैं ना, नेशनल हेराल्ड का मामला नहीं उठा रहा मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का रोल पूछ रहा हूँ। यंग इंडिया लिमिटेड में वो क्या है? वो एक एम्प्लॉय है, वहां पर एक कर्मचारी है, या क्या है वो? बिना तनख्वाह वाले कर्मचारी हैं, क्या है वो? ठीक है राहुल लाल जी, सवाल सुन लिया आपने? मैंने सवाल सुन लिया, मैं तो उस पर एक लाइन का जवाब दूंगा कि नेशनल हेराल्ड मामले पे ईडी जांच कर रही है, और मैं तो ईडी से कहूंगा कि ईडी का नेशनल हेराल्ड के मामले की बात ही नहीं करी। मैं नेशनल हेराल्ड मामले की बात कब करूं? मैं तो खड़गे जी का रोल पूछ रहा हूं, क्या है भैया? वैसे ही रोल कांग्रेस पार्टी में है, जो यंग इंडिया लिमिटेड में रोल खड़गे जी का है, वैसे रोल क्या कांग्रेस में है, ये पूछ रहा हूं क्या मैं तो?
मैं तो आपके जेपी नड्डा जी का सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे सर, जेपी नड्डा जी चुने हुए हमारे अध्यक्ष है पार्टी के चुने हुए अध्यक्ष है, मनोनीत नहीं है जिसका अध्यक्ष का पूरे देश में निर्वाचन हुआ है। आपका आपके यहाँ पे एक नोटिस निकलता है, जेपी नड्डा जी का सेवा विस्तार हो जाता है। चलिए आप कम से कम देखिए, इधर उधर जाएंगे तो फिर चर्चा भटकेगी। राहुल लाल जी, आपसे जो सवाल पूछा गया था, अगर उस पर केंद्रित रहे कि कहां कितना त्याग कर सकेंगे, किस तरह से विपक्षी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर पाएंगे पंजाब में, कैसे गठबंधन करेंगे दिल्ली में, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, दिल्ली का फॉर्मूला तो काफी पहले ही बन चुका था। बीच में चूंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आए, बैठक नहीं हुई। दिल्ली में स्थिति यह है कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटों पर जो है कि कांग्रेस लड़ेगी। अच्छा। हाँ, जबकि मैं आपको बता दूं 2019 के आंकड़े कि 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे थी और 5 जगहों पे कांग्रेस जो है कि नंबर 2 के ऊपर थी। ठीक है। तो वो कांग्रेस ने की स्थितियां, कांग्रेस 5 जगह पे लड़ रही थी, लेकिन कहा कांग्रेस पंजाब में इसी प्रकार की स्थितियां देखिए। अब सीडब्ल्यूसी की बैठक इसीलिए हो रही है हर तरफ। मैं वही बता दे रहा हूं, त्याग और त्याग से ज्यादा त्याग तो करेगी ही करेगी, हर पार्टियां त्याग कर रही है। हाँ। लेकिन उसके साथ ही साथ विनिंग कैंडिडेट जीते, वहां पे किसी प्रकार से विनिंग समीकरण दिक्कत नहीं हो, चाहे वो भाई कांग्रेस के लोग जीते या फिर जो है कि टीम इंडिया के लोग जीते। यह आवश्यक नहीं कि कौन, लेकिन पूरे अंततः जो है कि टीम इंडिया जीते, इसे फाइनल किया जाए। ये बता दीजिए, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बड़ी फोर्स नहीं है? क्या तमिलनाडु में डीएमके एक बड़ी फोर्स नहीं है? भाई अब तमिलनाडु में अगर डीएमके ज्यादा मजबूत शक्ति है तो डीएमके भी 5 सीटों पर लड़ेगी। अच्छा, तमिलनाडु में ममता बनर्जी लेफ्ट के साथ समझौता करेंगी? तमिलनाडु में ममता बनर्जी लेफ्ट के साथ समझौता करेंगी? आप छोड़ दीजिए ना, कौन किसके साथ समझौता करेगा, सारा रूपरेखा सीट टू सीट क्लियर हो जाएगा आपका। आप जो फंसाने में लगे हुए हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। सीडब्ल्यूसी की आज बैठक के बाद देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल विनोद जी, आप बताइए कि ये जो पूरी कवायद की जा रही है, आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस को खुद इससे अलग कर लेना चाहिए? मैं ये बड़ा आगे का सवाल कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है व्यक्तिगत तौर पर कि लगातार गांधी परिवार को, कांग्रेस को साइडलाइन करने में उनका वोट बैंक, उनके वोट शेयर से ही ये सारे दल आगे बढ़े हैं और कांग्रेस ये साहस नहीं जुटा पा रही है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अकेले वो चुनाव लड़ सके। निखिल, ये मजबूरी तो है, लेकिन मैं थोड़ा सा राहुल लाल जी का जवाब देता हूँ। टीम इंडिया मुझे लगता है कि अपने जितनी देर से वो डिबेट में है, कम से कम 10 बार बोल चुके हैं। क्या टीम इंडिया यही है कि जब रामगोपाल यादव भी, अभी देखिए ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उन्होंने शर्त रखा कि कांग्रेस पहले अपनी स्पष्ट करे कि वो बसपा के साथ में है या सपा के साथ में है। तो रामगोपाल यादव बताते रहे, अपनी बात को आगे करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस के कई जो बड़े लीडर हैं वो चुपके से बसपा के लोगों से भी मिल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो है दोनों फ्रंट पे, बसपा से भी और सपा के साथ भी अपना एक चैनल खोले हुए है कम्युनिकेशन का। तो कांग्रेस को इस तरह से सफाई देनी पड़ी कि नहीं, हमारे बसपा के साथ में कोई लिंक नहीं है, बसपा के साथ हमारी कोई मीटिंग नहीं है, और सपा की ये शर्त माननी पड़ी। जो आप त्याग की बात कर रहे थे और जो ये बार बार राहुल जी टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये आपके टीम इंडिया में है कौन, कितने लोग हैं और उनके कितने आधार हैं, ये बात भी आपको जाननी पड़ेगी। आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है आपके महागठबंधन की, उसके एक भी सांसद नहीं है। अब ऐसे कई दल जोड़ लिए जिसके कितने एमपी जीते हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस ड्राइविंग सीट का है। और ड्राइविंग सीट का मतलब होता है, जो ममता बनर्जी भी कई बार कह चुकी है, जो कई बार तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं, अखिलेश 80 के बाद तो अभी तक परसों तक भी करते रहे हैं। तो सबको पता है कांग्रेस की भूमिका बनाने के पीछे इनकी जो मजबूरी है वो सिर्फ अल्पसंख्यक वोट है। जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है इन राज्यों में जहाँ भी 17% 18% मुस्लिम वोट है, उनको ये लगता है कि कांग्रेस के बीच में आने से हमारी नुकसान हो सकता है, वहाँ वो कुछ देने के लिए तैयार है। बल्कि कांग्रेस का जो आप जनाधार की बात कर रहे थे और उनका जो अपना आप पहले का पिछला रिकॉर्ड देख रहे थे, उसके हिसाब से तो कांग्रेस को ही बड़ा त्याग करने के लिए लोग मजबूर कर रहे हैं। तो अब ये सवाल तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा निखिल, कि आप सिर्फ बीजेपी को दूर करने के लिए आपने दिल्ली में केजरीवाल को पहली बार समर्थन दिया, सपा को आपने उत्तर प्रदेश में समर्थन दिया, ऐसे जितने भी रीजनल पार्टी हैं वो आपके ही जमीन पे खड़ी हुई है। तो ये रीजनल पार्टी को आपने जब खड़ा किया था उस समय, और आज की स्थिति ये है कि आप देने वाले नहीं हैं। ठीक है विनोद मिश्रा जी, आपको रोकना चाहेंगे, यहां से सीधे लिए चलेंगे आपको लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, जहां पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का वक्तव्य चल रहा है। क्या करने वाला है
कॉलोनियल माइंडसेट और क्रिमिनलिटी, इससे छुटकारा दिलाने वाला है और डिजिटल इंडिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग, ये आपको देने वाला है। यानी कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिलेगी, उस समय के बने कानून से मुक्ति मिलेगी और जो छोटे छोटी गलतियों पर भी जेल जाने का डर रहता था या जेल डाल दिया जाता था, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि अब वो डर भी चला गया, वो छोटी गलती पर जेल नहीं जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा इस पे वो अंतर, उस समय के कानून के हिसाब से दबाने का काम किया जाता था, अब आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। उस समय अंकुश लगाए जाते थे, आज अवसर देने का काम किया जा रहा है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। विकसित भारत 2047 तक बने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है और जन भागीदारी से इसको जन आंदोलन बनाने के लिए एक प्रयास किया है। उसी दिशा में हमारा मानना है, सरकार का, मोदी सरकार का मानना है कि लोकतंत्र में मीडिया का एक बहुत अहम रोल है और मीडिया स्वतंत्र भी रहना चाहिए, उनको अवसर भी मिलने चाहिए और उनको दबाने का कोई काम नहीं करना चाहिए। जब इनको दबाने का, कुचलने का काम अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस के ज़माने तक किया गया, तब भी कोई खड़ा हुआ था तो उस समय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के आज के नेताओं तक। इनकी पूर्व की 2004 से 2014 तक की सरकार में भी एक प्रयास किया गया था कि जो ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या जो IT एथिक्स कोड, उसके माध्यम से भी दबाने का प्रयास किया। जब इसके खिलाफ जनता खड़ी और हम लोग विपक्ष में तो उस समय खड़े हुए, तब वो लोग पीछे हटे। मैं इतना जरूर कहूँगा कि यहाँ पर ये जो PRB एक्ट है, ये 1867 का है। अंग्रेज चले गए, अपनी सोच छोड़ गए। यानी कि 1867 में जो हुआ था वो एक सोच थी कि कैसे ये जो स्वतंत्रता संग्राम में लोग जुड़े हैं वो अपना समाचार पत्र ना शुरू कर सकें, तो उनको DM के पास जाना पड़ता, जहाँ चक्कर काटने पड़ते थे और जेल की सज़ा भी इसलिए उसमें रखी गई थी। लेकिन आज़ाद भारत में चक्कर काटने का काम नहीं, केवल बटन दबाकर डिजिटल इंडिया के प्रयोग से ये आगे बढ़ाने का काम। माननीय सभापति जी, देखिए होता क्या था। 8 स्टेप्स थे इसके। पहले DM के पास जाओ, टाइटल वेरिफिकेशन कराओ, कई महीने के बाद DM के पास तो 3600 काम है, वो कहाँ सब समय है। जब कई महीने इस पे लगते थे तो उसके बाद कभी RNI का नंबर आता था, फिर वो टाइटल की वेरिफिकेशन करता था, फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए वापस नीचे जाए। 8 ऐसे पहलू थे। अब 8 नहीं, एक ही बार आपको DM के पास नहीं, आपको RNI के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और DM को उसकी कॉपी करनी। 60 दिन के अंदर अगर DM ने जवाब नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सभापति जी, 60 दिन के बाद उसको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, टाइटल मिल जाएगा, सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये मोदी सरकार ने करके दिया है। जलील साहब, आपने 24 साल पत्रकारिता तो की, पर मुझे नहीं पता आपने कितनी बार अखबार या कोई पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए। अगर गए होंगे तो कई साल इंतजार करना पड़ा होगा। एक नया समाचार पत्र पत्रिका निकालिए, 2 महीने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये मोदी सरकार की गारंटी है। और मुझे नहीं समझ आता ये किस दुनिया में और कौन वो लोग हैं जो इस बिल की आलोचना करते हैं। ये शायद कांग्रेस के वही समर्थक हैं जिनको दफ्तरों के चक्कर लगवाने में आनंद आता था, जिनको इंस्पेक्टर राज में आनंद आता था। सभापति जी, एक प्रयास 2011 में भी किया गया और 2011 में जो किया गया वो जो 1867 का बिल था उसी की तर्ज पर वो था। यानी कि जो अंग्रेजों की सोच थी वही कांग्रेस लेकर चली थी। वो गुलामी की मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पाए। वो भी DM के माध्यम से सजा देने के पक्ष में ही थे। वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई अपना जर्नल भी निकालता है तो उसकी अनुमति भी 2011 के बिल के हिसाब से लेनी पड़ती। लेकिन आज वो नहीं करना पड़ेगा। और जो आपने एक बुक की बात इसके बीच में कही थी, मैं इतना कह दूं, उस समय बुक को भी इसके अधीन लिया गया था।
लेकिन हमने बुक ट्रस्ट, क्योंकि हमने HRD मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, हमने इसमें से उसको निकाल दिया है। उनको बुक छपवाने के लिए, परमिशन लेने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। ये केवल समाचार पत्र और पत्रिकाओं तक ही हमने इसको सीमित किया है। इसको स्मार्ट, सिंपल एंड साइमल्टेनियस ये किया है ताकि सरल भी है, समांतर भी है। ये हमारी सरकार ने करके दिया है। दूसरा, उसमें रेड टेपिज्म को बढ़ावा मिलता था, बार बार चक्कर लगते थे। हमने मोदी सरकार के ध्येय मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके माध्यम से उसको बल दिया है। उसमें माइनर ऑफेंस देने करने पर भी, जो 2011 में UPA सरकार का बिल था, उसमें जेल का प्रावधान था, लेकिन सभापति जी हमने इसमें से वो 5 के 5 वो प्रावधान निकाल दिए। केवल एक रखा है, वो भी एक वो रखा है जहां पर आपने बगैर अनुमति के समाचार पत्र या पत्रिका शुरू कर दी, और उसमें भी हमने आपको 6 महीने का समय दिया। हम आपको नोटिस देंगे कि आप इसको बंद कर दो, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। 6 महीने के बाद भी अगर वो नहीं करता है, तब तो बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसमें एक बात मैं और कहूं, उसमें कहा है कि कोई गैर कानूनी, मेघवाल जी, कोई गैर कानूनी करता होगा या आतंकवादी, कोई गैर कानूनी कार्रवाई में शामिल होगा या आतंकवादी कार्रवाई में शामिल होगा, तो उसको समाचार पत्र चलाने की या पत्रिका चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब जलील साहब, आप इस विरोध क्यों है? मैं तो इसमें इम्तियाज भाई ये कहना चाहता हूं, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है, उसको अखबार नहीं चलानी चाहिए, उसको जेल में चक्की पीसनी चाहिए। उसको अधिकार ही नहीं अखबार चलाने का। और एक पहले था कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बार बार आपको वहां पर डिक्लेरेशन फाइल करनी होती थी। हमने वो प्रावधान भी खत्म कर दिया। आप ऑनलाइन जाकर आप उसको अपना डिक्लेरेशन भेज दीजिए और आप आरएनए के सामने भी ऐसे कीजिए। आदरणीय सभापति जी, 2011 के कांग्रेस के बिल में ना उनके पास दिल था और बिल में भी कमियां ही थी। 57 क्लॉज थे, इसमें मात्र 22 क्लॉज। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, स्मार्ट बनाया ताकि ऑनलाइन एप्लीकेशन जाए, आपको इसको चक्कर ना दफ्तर के काटने पड़े। हमने उससे बचाया है। अब आपको प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए भी बार बार डीएम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको ऑनलाइन इंटीमेशन देनी है, आपको कहीं भागना नहीं, आपको केवल ऑनलाइन इंटीमेशन देनी है। नहीं तो डीसी और डीएम ही आपके चक्कर कटवाते रहते थे। कांग्रेस के समय काम था अटकाना, लटकाना और भटकाना, और कई बार राहुल गांधी का बस चले तो फाड़ भी जाना। यानी कि उन्होंने तो अपनी सरकार में ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम किया था। और 2011 में कितने साल लगाए इन्होंने, 2004 से 14 तक ये बिल ही नहीं ला पाए। ये मोदी सरकार की प्रतिबद्धता थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहते हैं कि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, धक्के ना खाएं, उनको अवसर मिले। वो अवसर देने के लिए बिल हमारी सरकार लेकर आई है ताकि कहीं धक्के ना खाने पड़े। इसलिए इम्तियाज़ जलील साहब, आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो आप दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो कहते हैं कि धक्के खाने पड़ेंगे, यहाँ तो अवसर देने का काम हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा, हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे एक नहीं अनेक ऐसे भारत नागरिक सुरक्षा संहिता बिल की मैं बात करूं, ये पिछले दिन ही देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह लेकर आए, 3 बिल लेकर आए, जिन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और इन सबको साइड पे करके नए भारत के नए कानून लाने का काम किया है, जो विकसित भारत बनाने की दिशा में बहुत सहयोग करेंगे। लेकिन मैं आप सबके सामने, सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं। ये जो सीआरपीसी था, इसका नाम ही ऐसा था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो उसमें ही दिखता था कि आपको पहले ही वो क्रिमिनल मानते थे। अंग्रेजों की मानसिकता तो हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार की वो मानसिकता नहीं है।
मोदी सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात की, नागरिकों को सुरक्षा देने की बात। यही बड़ा सोच का अंतर है। यह केवल सोच का ही अंतर नहीं, सुविधाएं देने का और अच्छे कानून देने का अंतर भी है। पिनल कोड का भी उसी दिशा में, पीपी चौधरी साहब ठीक करें, बड़े वकील हैं, उसमें भी न्याय दिलाने की बात कही गई, दंड देने की बात नहीं कही गई। और वहां पर भी गृह मंत्रालय ने अगर वो बिल लाए तो दंड से दूर हटकर न्याय दिलाने की बात कही। इसमें भी आपके चक्कर कटाने की बजाय आपको अवसर देने की बात कही गई है। मैं दूसरी कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। पहले विदाउट परमिशन प्रेस चला दो तो उसमें भी आपको जेल जाने की था। अब हमने बहुत कर दिया है कि प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर को जैसे इंटीमेशन देनी है, अवसर देना है, 6 महीने का समय दिया जाएगा, अगर उस पर नहीं करता तब जेल का काम होगा। और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का हमने काम किया और उसमें भी मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग वालों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसमें एंटरप्रेन्योर ज़्यादा बढ़ेंगे, उद्यमी को ज़्यादा बल मिलेगा। न्यूज़पेपर चालू करने के लिए पीआरबी के जो 8 स्टेप थे उसको 1 कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। और यही नहीं, डिजिटल इंडिया का बढ़ावा देते हमने इसको और अवसर देने का काम किया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आरएनए के पास ऑनलाइन इसको सुविधाएं देने का काम किया है। ऐसे ही जिस प्रक्रिया में पहले 2 साल से 3 साल लग जाते थे, अब केवल 2 से 3 महीने का समय ही रह जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मैं अपनी ही सरकार की बात करूं तो हमने लगभग 39,000 कंप्लायंस का बर्डन कम किया। 39,000, जो 63,000 कंप्लायंस है उसमें से 39,000 हमने कम कर दिए, ख़त्म कर दिए। इसी तरह से 3400 ऐसे लीगल प्रोविज़न जिसमें जेल जाने का प्रावधान था उसको भी डीक्रिमिनलाइज करने का काम देश में किसी एक सरकार ने आज तक किया है तो उसका नाम है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने किया है। और 1500 कानूनों को रिपील करने का काम भी किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ही किया है। 4 नए लेबर कोड भी हम लोग लेकर आए, तो वहीं पर ऐसा जन विश्वास विधेयक भी लेकर आए हैं जिसके माध्यम से, क्योंकि पीपी चौधरी जी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने भी इसमें एक भूमिका निभाई, जहाँ पर कैसे हम लोग बेहतरीन बिल लाए, कैसे लोगों को उसमें अवसर मिल पाए। एक इसमें मैं कहना चाहता हूँ, प्रेस फ्रीडम की बात यहाँ पे कुछ माननीय सांसदों ने कही। मैं आपसे पूछता हूँ, अंग्रेजों के समय क्या प्रेस फ्रीडम था? नहीं था। अब गुलामी के समय तो नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद भी 1975 में जो देश ने देखा वो आज की पीढ़ी को याद नहीं। लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं, अधिकतर पत्रकार, पत्रिका समूह के मालिक समाचार पत्र नहीं चला रहे थे, जेलों में बंद पड़े थे। और ये किसी और ने नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कहने पर किया गया, जो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ। ये कुचलने का काम इन्होंने किया था, दबाने का काम किया था। हम इसके माध्यम से, आज के बिल के माध्यम से नए लोगों को अवसर दे रहे हैं कि आप आइए, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो ना आपको अनुराग ठाकुर के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना किसी और दफ्तर के। आप केवल अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दीजिए। 2 महीने के बाद आपका सर्टिफिकेट, टाइटल वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन होकर आपके पास देने का काम ये मोदी की गारंटी इस कानून के माध्यम से कर दिया है। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1,64,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ पर टाइटल वेरीफाई आज तक किए जा चुके हैं। अगर पूरे आंकड़े आपको देने हो तो मैंने वो पेपर यहीं पे रखा है। आज तक जो कुल मिला के टाइटल वेरीफाइड हुए हैं, टाइटल वेरीफाई जो हुए हैं वो लगभग 1,66,087 हुए हैं। जो पब्लिकेशन रजिस्टर आज तक हुई है वो 1,39,907 है, यानी कि लगभग 1.5 लाख पब्लिकेशंस। और टाइटल वेरीफाइड पर मंथ, प्रति महीने एवरेज कितना, अगर मैं पिछले 4 महीनों की बात करूं तो 314 टाइटल हम वेरीफाई कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रति महीना कितने मिल रहे हैं, वो 210, ये एवरेज पिछले 4 महीनों की मैं आपको बता रहा हूं। डिफंक्ट पब्लिकेशन देश में कितनी है, जिन्होंने टाइटल तो लिया है, अखबार का लाइसेंस तो लिया है, लेकिन चलती नहीं है, और ना ही सालाना जो इनको अपना
एक फाइल करना होता है अपने पेपर्स, वो भी नहीं करती, तो वो हैं 1,04,402। और पब्लिकेशन रीएक्टिवेटेड जो डीएम के आदेशों के बाद कंफर्मेशन के बाद है वो 1128 है। पब्लिकेशन कैंसिल जो की गई वो लगभग 136 है। दूसरा, माननीय सभापति जी, ये डेटा मैंने इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे सांसदों के मन में था कि अखबारें चलती कितनी, पत्रिकाएं चलती कितनी हैं। एक ये आया था बीच में सवाल कि अगर कोई विदेशी पत्रिका आती है उसका एडिशन भारत में निकालना तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके प्रकाशन से पहले भारत सरकार की अनुमति चाहिए और वो लेंगे तो आपको उसकी परमिशन मिल जाएगी। एक इम्तियाज जी ने कहा कि स्थानीय भाषाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एक बात सभापति जी आपको स्पष्ट कर दूं, इस सरकार में पहली बार आज़ादी के बाद शायद ये हुआ होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्थानीय भाषाओं को जो महत्व दिया तो मोदी सरकार ने दिया है। और ये मोदी सरकार की गारंटी पर ही आज मेडिकल शिक्षा से लेकर इंजीनियरिंग शिक्षा तक आज देश के अलग अलग राज्यों ने शुरू कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों के मैं उदाहरण आपके सामने दे सकता हूं। लेकिन कई लोगों को आलोचना ही करनी तो करेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, ये कहा गया कि कितनी बार जुर्म करे तो उसके बाद आप क्या करने वाले हो। फाइनेंशियल पेनल्टी की बात करें तो इस विधेयक के माध्यम से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को किसी भी पब्लिकेशन के ऊपर न्यायोचित कार्रवाई करते हुए 5 लाख तक जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है। सबसे पहले 10,000 से लेकर 20,000 तक लगाने का प्रावधान है और बार बार डिफ़ॉल्ट करे तो लगभग 2 लाख रुपए का उस पर जुर्माना लगेगा और एक्सट्रीम केस में जाके 5 लाख का प्रावधान किया है। और जो ऐसे 5-6 दंड देने वाले इसमें प्रावधान थे जिसमें जेल जाने का, हमने वो हटा दिया है और उसमें केवल एक में ही रखा गया है। अगर कोई पब्लिकेशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे या रिप्रेजेंटेशन करे, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करे तो क्या होगा, तो उसका लाइसेंस और जो अहम जानकारी को तथ्य छुपाता है, यानी कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है और तथ्य भी छुपाता है, तो प्रेस रजिस्ट्रार ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाओं के ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। इसमें एक और पूछा कि अगर उसने डेली न्यूज़पेपर का लाइसेंस लिया है, अगर अध्यक्ष जी वो 50% से कम दिन पब्लिश पेपर करता है तो उसको बंद करने का इसमें प्रावधान है, उसको नोटिस दिया जाएगा। अगर वो रोज़ नहीं छापता तो उसको बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से आपने कहा कि फोर्टनाइट पर अगर कोई छापता है, किसी ने कहा कि हम 15 दिन में एक बार अखबार छापेंगे या पत्रिका लाएंगे और वो नहीं करता है तो अध्यक्ष जी उसको भी नोटिस देने के बाद सस्पेंड और बाद में कैंसिल करने का प्रावधान इसमें दिया गया है। अगर पब्लिशर 2 साल तक, 2 साल बहुत लंबा समय होता है, उसको एनुअल स्टेटमेंट अगर नहीं देता है तो 2 साल के बाद भी उसको नोटिस जाता है, सस्पेंड किया जाता है। अगर फिर भी नहीं करता है तो उसके बाद उसको कैंसिलेशन करने का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें एक और आया था कि एक नाम एक राज्य में हो और उसी नाम का कोई मिलता जुलता दूसरी भाषा में उस राज्य में हो। अब एक राज्य में एक नाम से पब्लिकेशन चल रहा है और उसी नाम से दूसरे राज्य में भी किसी अन्य भाषा में दूसरा पब्लिकेशन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल उनमें से एक पब्लिकेशन को नियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए बंद कर सकता है अथवा उसे दूसरे नाम से पब्लिकेशन छपाने को कह सकता है। ये मैंने कुछ बातों के उत्तर दिए। अभी बहुत सारे और आपके इसमें प्रश्न आए थे, जिसमें स्मॉल पेपर्स की मशरूम की बात की। मैं कहता हूँ अध्यक्ष जी, छोटा हो बड़ा हो, आज देखिए एक छोटे से छोटा समाचार पत्र भी कोई खबर अच्छी छापता है तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से देश भर में एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। ये अवसर देने वाली सरकार है, अंकुश लगाने वाली नहीं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सर्कुलेशन फिगर अगर कोई गलत देता है तो एनुअल स्टेटमेंट भी अगर उसमें गलत देता है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है 30 दिन से लेकर 180 दिन तक, निशिकांत दुबे जी ने पूछा था। और अगर उसको किसी एपिलेट अथॉरिटी के पास जाना है तो प्रेस
एंड रजिस्ट्रेशन एपलेट बोर्ड के पास जा सकता है, जिसमें हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन, उसकी अध्यक्ष और 2 मेंबर उसके सदस्य होंगे। आपने कहा कि महिला को इसका भी सदस्य होना चाहिए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष एक रिटायर्ड जज एक महिला ही है, तो महिला सशक्तिकरण की बात न केवल सरकार करती है बल्कि करके भी दिखाती है। इसी तरह से नारी शक्ति वंदन बिल भी हमारी ही सरकार ने पास किया, जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई। 33% आरक्षण विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मोदी सरकार ने देने का काम किया। आपने कहा कि डिजिटल न्यूज़ में, माधव जी ने कहा कि अगर कोई गलत करता है तो कहाँ पे आपके पास कानून कोई नहीं। इम्तियाज साहब आपका भी यही था, लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूँ डिजिटल व्यवस्था बिल्कुल अलग है और डिजिटल न्यूज़ ये जो कवर करते हैं हम, ये आईटी रूल्स 2021 के सेक्शन, ये जो आईटी एक्ट 2021 उसके अंतर्गत हम इसको कवर करते हैं। कोई भी कंटेंट आपका ऑनलाइन पब्लिश होगा तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उसको कवर किया गया है। और जहाँ तक आपने फेक न्यूज़ की बात कही, अध्यक्ष जी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मोदी सरकार ने 2019 में ये कदम उठा लिया था फैक्ट न्यूज़ चेक करने के लिए। एक डिवीज़न वहाँ पे पीआईबी में, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में बनाया गया है। जैसे ही सरकार से जुड़ी हुई कोई गलत खबर दिखती है हम उसको वेरीफाई करते हैं और फेक न्यूज़ का ठप्पा लगाकर ऑनलाइन डाल देते हैं। हमारी सरकार ने करके दिया है। इसके अलावा राहुल शिवाले जी ने मीडिया, समाचार पत्र चलाने वाले हमारे ऐसे भाइयों के खिलाफ अगर एट्रॉसिटीज़ हों, उनके खिलाफ कोई हमले किए गए हों, आपने बड़ी गंभीर प्रश्न पूछा है। अध्यक्ष जी मुझे कहते हो आज सुबह राज्यसभा में भी इसी तरह से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था और पूछने वाली वहाँ पे, क्योंकि उस हाउस की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा, लेकिन अब मैं एक राज्य बंगाल की ही बात करूँ, क्योंकि कानून व्यवस्था एक राज्य का विषय है और राज्य को ही हमारे पत्रकार भाइयों को, बहनों को सुरक्षा मुहैया करवानी है। लेकिन गृह मंत्रालय ने 20 अक्टूबर 2017 को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था, और उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी ही देश के गृह मंत्री थे, आज हम सबके बीच में भी, इन्होंने एडवाइजरी उस समय जारी की थी कि जितने पत्रकार हैं उनको सुरक्षित वातावरण वहाँ पर देना चाहिए, ताकि उनको लिखने की स्वतंत्रता हो ही पर सुरक्षित वातावरण भी देना चाहिए। ये एडवाइजरी किसी और ने नहीं, मोदी सरकार में उस समय भी माननीय राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्री के नाते किया। पीआईबी, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने भी समय समय पर कहा, और हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी सुओ मोटो ऐसे केसेस को लिया है और उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम भी किया। अगर मैं उदाहरण तौर पर कहूँ तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव से पहले, चुनाव के बाद अनेकों ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ ये जर्नलिस्ट पीटे भी गए, उनको नील भी पड़ गए, कईयों की इंजरी भी गंभीर हो गई। सही बात है अध्यक्ष जी, कुछ सांसद पश्चिम बंगाल के कहते हैं केरल की भी ऐसी कुछ स्थिति, कुछ और राज्यों की भी ऐसी स्थिति। तो मैं राज्य वाइज ज़्यादा नहीं जा रहा, लेकिन ये कहूँगा सुरक्षा मुहैया कराना, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति राज्य की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे। कईयों ने तो रेड करवा दी, फर्जी मुकदमे कर दिए पत्रकारों पर और पत्रिकाओं पर। ऐसा लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए, इसमें देश की छवि भी खराब होती है और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो मेरा सभी राज्यों से अनुरोध है, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाएं, हमारे मीडिया के मित्रों को सुविधाएं दें, सुरक्षित वातावरण दें। जैसे मोदी सरकार ने मदद की है, कोविड के समय भी अगर किसी की मृत्यु हो गई तो 5 लाख रुपए की मदद देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है और हम आगे भी करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है हमारे मीडिया के भाइयों और बहनों के प्रति। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आदरणीय महताब जी ने कही, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, समाचार पत्र भी चलाते हैं। ये हमने केबल टेलीविज़न नेटवर्क के अंतर्गत जो चैनल्स हैं उनको कवर किया है, उनके कंटेंट को, और जो बाकी ऑनलाइन न्यूज़ है उसको हमने आईटी रूल्स के अंतर्गत उसको किया है। और इसको भी जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क का है वो 3 टियर सर प्रोग्राम, 3 टियर इसमें है। एक जो कंटेंट क्रिएट करने वाला उसके लेवल पर, नहीं तो बाद में उनकी एसोसिएशन उसके लेवल पर, तीसरा जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी उसके नाम पे आता है।
सोशल मीडिया के आपने थोड़ी चिंता व्यक्त की है। मैं इसमें इतना ही कहूँगा, ये उभरता हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई लोगों ने चिंता भी व्यक्त की, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि इससे बहुत छोटे छोटे जगह की खबरों को देखने और सुनने का अवसर भी मिल पाया है। बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिल पाए हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास अवसर नहीं तो उनको पत्रकार बनने का मौका भी मिल पाया है। तो इसके दोनों तरह के ही चर्चाएं सामने आती, कभी विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं हमने इसके लिए भी अवसर दिया है कि वो ऑनलाइन रजिस्टर करें, रजिस्टर इंटीमेट करें कि वो लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। हमने एक और एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी भी इसके लिए लेकर आए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल्स के लिए, ताकि उनको भी इसमें अवसर मिल सके। दूसरा, ये जो महताब साहब ने एक और कहा कि नए फीचर क्या हैं बिल के, मैं इतने कहूँगा महताब साहब, अब डीएम और आरएनआई के पास एक समय ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, आरएनआई के पास सीधा ऑनलाइन करना है और उसका एक सूचना जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी है और 60 दिन के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जवाब नहीं देता तो उसको वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन तीनों ही हो जाएगा। डीक्रिमिनलाइजेशन, आपने इसका स्वागत किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने बिल का स्वागत किया। एनुअल स्टेटमेंट आपने कहा डिजिटली एक्सेप्ट करने के लिए, बिल्कुल किसी को अध्यक्ष जी किसी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, ना सर्टिफिकेट लेने के लिए, ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ना एनुअल स्टेटमेंट देने के लिए। आप अपने घर से ही, अपने दफ्तर से ही चलाइए और वहीं से एनुअल स्टेटमेंट दीजिए। चक्कर लगाना बंद, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चालू हो गया है, ये मोदी सरकार ने करके दिया है। आपने कस्टम ड्यूटी की बात कही, ये मेरे विभाग से ज़्यादा वित्त मंत्रालय का विषय मैं उनके साथ जरूर उठाऊंगा। और रमेश बिदूड़ी जी ने भी कुछ सुझाव दिए, महतो साहब जी ने कुछ सुझाव दिए, मैं उनको सुझाव के रूप में ले रहा हूँ। अब जो कुछ विषय अंत में गणेश जी ने भी कुछ सुझाव दिए, भी सुझाव के रूप में ही है। गणेश जी ने कहा कि न्यूज़ लेटर अगर कॉलेज निकालता तो क्या। अध्यक्ष जी, न्यूज़ लेटर और जर्नल निकालना जब कॉलेज को वो 2011 के कांग्रेस यूपीए के बिल के समय था कि जिसमें अंग्रेजों से भी आगे कांग्रेस बढ़ गई थी, यानी कि उसमें कॉलेज में जर्नल निकालना तो उसमें भी आपको अनुमति सरकार की चाहिए, इस तरह के प्रावधान उसमें किए थे, लेकिन हमने उससे भी मुक्ति दिला दी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा, इसमें इस तरह की कोई परमिशन कॉलेज को नहीं लेनी पड़ेगी। अब इम्तियाज़ साहब ने कुछ बातें कही, इसमें उन्होंने कहा कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है। आपने पहली बात तो कही अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं। मैं अध्यक्ष जी बड़ी गंभीरता के साथ मोदी सरकार के एक मंत्री के नाते, इस सदन का सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूं, अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस 75 साल में सबसे ज़्यादा कभी मिली है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, तो मोदी सरकार में उसकी गारंटी हुई है। और ये फ्रीडम, माननीय अध्यक्ष जी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर 75 साल में किसी सरकार के समय सबसे ज़्यादा है तो मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, एक भी कोई कार्रवाई हमने ऐसी नहीं की है, उल्टा अवसर दिए हैं ऑनलाइन आने का। इसलिए मैंने कहा ये जो कानून है ये सिंपल, स्मार्ट, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा, आपने कहा इम्तियाज साहब की जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई, मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं ये बिल्कुल निराधार है। आपको जितनी आलोचना सरकार की करनी आप कर सकते हैं, व्यक्ति के रूप में भी, सदन के सदस्य के रूप में, पत्रकार के रूप में भी। कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ हमने नहीं की है, लेकिन कोई देश को तोड़ने की विचार रखता है, टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखता है, ऐसे व्यवधान खड़ा करने का काम करता है, तो कानून को जो काम करना वो अपने आप करता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। दूसरा, आपने कहा कोविड में कितने लोग मरे, आपने कहा लोग नहीं, खराब परिस्थितियां थी। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए,
आज मुझे नहीं कहना पड़ता, ये दुनिया के बड़े बड़े समाचार पत्र जो गलत लिखते थे, गलत धारणाएं पैदा करते थे कि भारत में करोड़ों लोग मरेंगे, उनको लगता था महामारी से ज़्यादा भूखमरी से मरेंगे। मैं आज पूरी अधिकार के साथ कहना चाहता हूं, अगर दुनिया में कोविड प्रबंधन की किसी देश की तारीफ की गई है तो भारत की, और भारत के नेतृत्व में मोदी जी की गई है। हमने महामारी से भी बचाया, भूखमरी से बचाया। अध्यक्ष, 220 करोड़ वैक्सीन अगर किसी देश में मुफ्त लगी पूरी दुनिया में, तो भारत में मोदी सरकार में लगी है। उसमें जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा गया। आपने इसको संप्रदाय के नाम पर ले गए, आप मजहब के नाम पर ले गए। मुझे बहुत पीड़ा हुई सुन के। हमारी सरकार में तो सबका साथ सबका विकास सोचा जाता है। हमने कभी ये नहीं कहा, आप एक कोई इंसिडेंट बताइए, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बने, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, 80 करोड़ गरीबों को अनाज मुफ्त में मिल रहा है, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की गारंटी में मिलने का वायदा हुआ है, तो किसी की जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने तो सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया। आप बिल्कुल इसमें ना जाइए। यहां पे भी जितनों को सर्टिफिकेट मिल, आपने कहा सर रिकॉर्ड चेक कराइए, आपने मजहबी रूप देने की बात कही है, आपने मजहबी रूप देने की बात कही, आपने कोविड में खराब मैंने कहा कोविड के समय भी अगर किसी रिपोर्टर की मृत्यु भी हुई तो उसको 5 लाख रुपए मदद देने का काम मोदी सरकार के समय हुआ। आपने कहा अखबारों को जिंदा रखना चाहिए, मैंने कहा जिंदा के लिए हमने बढ़ाने का काम, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और बाकी कर रहे हैं। आपने कहा 1120 रुपए का सिलेंडर, आप गलत कह रहे हैं। जितने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 1120 नहीं 630 रुपए का सिलेंडर मिलता है, और ये मोदी की गारंटी के कारण मिल रहा है। बाकियों को 920 रुपए में मिलता है। ऐसा ही नहीं, आपने कहा डिजिटल मीडिया को तो मैंने कह ही दिया। आपके कुछ और प्रश्न थे। आपने जो मजहब की बात की मैंने उसका भी उत्तर दे दिया। हमने पहले भी कहा कि इसको, चलिए डिबेट नहीं करिए प्रधानमंत्री जी प्लीज। नो, मैं अध्यक्ष जी इतना ही कहूँगा कि आखिरकार गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आधुनिकता से लैस, अवसरों से लैस ये बिल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 एक ऐसे अवसर लेकर आ रहा है जो एक बार नहीं अनेक बार अनेक लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में उद्यमी बनने का अवसर देगा। और ये बिल 1867 के बिल को हटाकर संपूर्णतः भारतीय बिल है। नए भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो, उस उद्देश्य को लेकर बिल आया है। मैं आशा करता हूं जैसे आप सब ने अपनी बात में समर्थन किया, आप इसको वोट में भी सर्वसम्मति से पास करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अवसर दिया। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न खंड 2 से 22 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 22 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। ऑनरेबल स्पीकर सर, विद योर परमिशन आई राइज टू मूव दैट द बिल टू प्रोवाइड फॉर press and registration of periodicals and matters connected therewith be taken into consideration, sir. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। To be passed.
प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब हम 17वीं लोकसभा के 14वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र का आरंभ 4 दिसंबर 2023 को हुआ था। इस सत्र में हमने 14 बैठकें की जो 61 घंटे 50 मिनट तक चली। सत्र के दौरान कुल 12 सरकारी विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किए गए। सत्र के दौरान कुल 18 सरकारी विधेयक लोकसभा में चर्चा के बाद पारित किए गए। सभा द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस तरीके से हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, दूरसंचार विधेयक 2023। सत्र के दौरान 12 दिसंबर 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की पूरक मांगे तथा वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की एक्सेस मांगों पर मतदान द्वारा उन्हें पारित किया गया। सत्र के दौरान कुल 55 तारांकित प्रश्न पूछे गए। सत्र के दौरान नियम 377 के अधीन कुल 265 मामले उठाए गए। शून्यकाल के दौरान कुल 182 मामले उठाए गए। सत्र के दौरान लोकसभा विभागों से सम्बद्ध स्थायी समिति के 35 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। इस सत्र के दौरान निर्देश 73 के अधीन सभा में 33 वक्तव्य दिए गए। इसके अतिरिक्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी एक वक्तव्य दिया गया। सत्र के दौरान प्रश्नों में शुद्धि करने वाले 2 वक्तव्य सदन की पटल पर रखे गए। सत्र के दौरान कुल 1930 पत्रों को सदन पर सभा पटल पर रखा गया। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 74% रही। माननीय सदस्यगण, दिनांक 18 दिसंबर 2023 को श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां के संसदीय शिष्टमंडल का सभा ने स्वागत किया। उन्होंने सभा में विशिष्ट जगह बैठकर सभा की कार्रवाई भी देखी। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल माननीय मेरे साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री जी का, विभिन्न दलों के नेताओं का और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में समर्थ एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, कृपया हम वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं।
सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कुल 14 बैठकें हुई। इसके अलावा 61 घंटे 50 मिनट का काम हुआ है और 12 बिल लोकसभा में स्थापित किए गए और 18 बिल चर्चा के बाद पारित किए गए और सत्र के दौरान 12 दिसंबर को अनुदान की अनुपूरक मांग जो है वो पारित की गई और जो कुल उत्पादकता है वो करीब 74% रही। तो संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। कुल 14 इसमें बैठकें हुई हैं और अगर हम बात करें इसकी कार्य उत्पादकता की तो 18 बिल चर्चा के बाद पारित हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है। कार्य उत्पादकता करीब 74% रही और इसके साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। कुल 14 बैठकें हुई हैं लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो, और इसके साथ ही 18 बिल चर्चा के बाद पारित हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने ये जानकारी दी और साथ ही कार्य उत्पादकता करीब 74% रही। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लोकसभा से हम सीधा प्रसारण देख रहे थे। संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और जो इसकी उत्पादकता के बारे में जानकारी दी गई है इसके मुताबिक 74% कुल इसकी कार्य उत्पादकता रही है। क्या जानकारी आपके पास है विस्तार से? बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा को स्थगित करने से पहले विस्तार से बताया कि कितने शून्यकाल के दौरान कितने मुद्दे उठाए गए और कुल 18 बिल चर्चा के बाद सरकारी बिल पारित हुए हैं और इसके साथ ही साथ अनुदान अनुपूरक मांगे 12 दिसंबर को पारित की गई थी। और उत्पादकता, चूंकि हम जब सत्र खत्म होते हैं तो अक्सर देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता के बारे में एक डिटेल साझा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि 74% उत्पादकता रही है इस शीतकालीन सत्र की लोकसभा की। तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, शुरुआत में सदन, दोनों सदनों में बहुत महत्वपूर्ण कामकाज हुए और बहुत सुचारू रूप से सदन चले थे। लेकिन 13 तारीख के बाद सदन में लोकसभा हो या राज्यसभा हो एक गतिरोध देखने को मिला और तमाम सांसदों को उनके व्यवहार की वजह से लोकसभा से निलंबित करना पड़ा। और उसके बाद हमने देखा कि आज, जहाँ तक आज की बात है, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा से पारित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जब अगर आप पूरे सत्र के कार्रवाई को देखें तो विधायी कामकाज के लिहाज से हम कह सकते हैं कि बहुत उल्लेखनीय रहा है। एक ऐसा कानून हमने देखा है कि लोकसभा में उससे संबंधित बिल पारित हुआ है जो की बहुत चर्चा थी और पिछले सत्र के दौरान जब ये बिल लाया गया था, संसदीय समिति को भेजा गया था विचार विमर्श के बाद, और उसके बाद उस बिल को वापस लेकर 3 नए बिल लाए गए भारतीय न्याय संहिता से जुड़े हुए। उस पर कल व्यापक विचार विमर्श हुआ और वो बिल पारित हुए। क्रिमिनल लॉ से जुड़े, हम जानते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी से जुड़े हुए, जो एविडेंस एक्ट से जुड़े हुए जो 3 महत्वपूर्ण बिल है, यानी पूरी एक जो भारतीय न्याय प्रणाली है उसको बहुत बेहतर और भारतीय सोच के अनुसार बनाया गया है। और इस प्रावधानों में ये सत्र, इस मामले में याद किया जाएगा कि जो 18 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित हुए हैं उसमें गृह मंत्रालय से जुड़े ये 3 विधेयक हैं। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं, विधायी कामकाज के लिहाज से इस सत्र को याद किया जाएगा। और अब से थोड़ी देर पहले जब सत्र का हमने देखा कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा रहा था, तब लोकसभा अध्यक्ष ने विस्तार से उन महत्वपूर्ण विधेयकों की जानकारी भी दी। दूरसंचार विधेयक हो, जो एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, दूरसंचार क्षेत्र में आगे जो विस्तार होना है, जो हम एक बड़ा बदलाव और एक तरह से कहें दूरसंचार क्रांति के अगले चरण में हम जाते हुए दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है सदन में। हम गृह मंत्रालय से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विधेयक की बात कर ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा बिल आज ही, अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि लोकसभा में पारित हुआ, जिसमें समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर जो एक बहुत लंबी और कठिन पेचीदी प्रक्रिया थी, 8 चरण से गुजरना पड़ता था और डीएम के यहाँ पहले जाकर उसका आवेदन करना पड़ता था। उस पूरे को आसान बनाते हुए 2 महीने के तयबद्ध समय में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कर दिया गया है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक वो भी आज हमने देखा कि पारित हुआ है। तो इस तरह से विधायी कामकाज के लिहाज से हम देखेंगे कि इस सत्र को बहुत ऐतिहासिक कहा जाएगा और लंबे समय तक याद किया जाएगा कि दरअसल तमाम महत्वपूर्ण विधायी कामकाज इस मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान किए गए। बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पूरा सत्र जो है वो किन मायनों में अहम रहा? देखिए, अगर आप देखें तो सत्र में विधायी कामकाज होते हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, मंत्रियों के बयान होते हैं, प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण जवाब दिए जाते हैं। तो उस लिहाज से आप देखें तो विधायी कामकाज में उल्लेखनीय, हम गृह मंत्रालय के विधेयकों की बात कर ही रहे हैं। साथ ही साथ 13 दिसंबर को एक जो संसद में सुरक्षा की चूक का मामला आया, वो उसके बाद हमने देखा कि एक गतिरोध देखने को मिला, लोकसभा हो या राज्यसभा के अंदर। उसमें तमाम विपक्षी दल के नेता वो अपनी रणनीति के तहत सरकार से एक तरह से देखें सत्ता और विपक्ष के बीच एक गतिरोध जारी देखने को मिला 13 तारीख के बाद, और लगातार वो बना रहा और हंगामा कर रहे सांसदों पर लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई भी करनी पड़ी। और लोकसभा अध्यक्ष ने आज ये कहा भी कि वो कभी नहीं चाहते कि किसी सांसद को सत्र के दौरान निलंबित करे, लेकिन तख्तियां लाने के लिए सांसद नहीं है। तो ये भी हमने इस सत्र के दौरान देखा कि जब बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन लोकसभा और राज्यसभा से किया गया और सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव भी देखने को मिला। लेकिन कुल मिलाकर देखें, विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो सरकार इस बात को लेकर प्रसन्न होगी कि जो महत्वपूर्ण विधायी एजेंडा था, जिस विधायी एजेंडे को लेकर वो शीतकालीन सत्र में सामने आई थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिल गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ, इसमें भारतीय न्याय संहिता से जुड़ा हुआ जो 3 महत्वपूर्ण बिल है, उन्हें पारित कर दिया गया है लोकसभा से। और निश्चित तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अनिश्चितता काल के लिए स्थगित करने से पहले हमने देखा कल ही वो तीनों बिल लोकसभा से पारित हो गए। और इसके साथ ही साथ दूरसंचार बिल वो भी हमने देखा कि लोकसभा से पारित हुआ है। सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा, प्रेस के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ समाचार पत्र को वो भी बिल पारित हुआ। तो विधायी कामकाज के लिहाज से हम कह सकते हैं कि सरकार को एक बड़ी सफलता इस शीतकालीन सत्र में मिलती हुई दिखाई दी है। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखा। गृहमंत्री अमित शाह उच्च सदन में इन विधेयकों पर चर्चा का जवाब भारतीय न्याय संहिता को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पहले के कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, अब अपने देश में भारत का कानून चलेगा। मान्यवर, ये जो कानून थे, ये कानून एक शासक ने, विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए हुए कानून थे। एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे। और इसकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए। दूरसंचार विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हो गया और इससे पहले इस विधेयक को लोकसभा पारित कर चुकी है। विधेयक दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन करेगा। दूरसंचार बिल 2023 दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों को रेगुलेट करने का प्रयास करता है। ये भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स गैर कानूनी कब्जा एक्ट 1950 को निरस्त करता है। ये भारतीय दूरसंचार रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 1997 में भी संशोधन करता है। तो दूरसंचार बिल 2023 सरकार किसी भी सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अनधिकृत दूरसंचार नेटवर्क या उपकरण रखने के लिए और मानक निर्दिष्ट करने की जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार, दूरसंचार
उपकरण और राइट टू वे सुविधा प्रदाता दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकती है, जिसमें विज्ञापन जैसे निर्देश संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति और डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स का प्रावधान है। ये बिल ट्राई एक्ट में संशोधन करता है, जिसमें कम से कम 30 वर्ष के पेशेवर अनुभव वाला व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में काम कर पाए और कम से कम 25 वर्ष के पेशेवर अनुभव वाले व्यक्ति सदस्य के रूप में काम कर पाए। वहीं लोकसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित हो गया। ये विधेयक निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। इस विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इतने गरिमामय पद को लेकर उनकी नियुक्ति से लेकर वेतनमान तक सभी विषयों पर गहनता से विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें एक विशेष प्रावधान भी जोड़ा गया कि पद पर रहते हुए अगर कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त कोई नया नियम पास करता है तो उसके खिलाफ अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट को लेकर के कोई कानून नहीं था, इसलिए ये कानून में लेकर के आपके मान सदन के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसमें जो राज्यसभा ने इसको पास किया है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी हो जाएगी, ये एक ऑफिशियल अमेंडमेंट किया है। और तीसरा एक ऑफिशियल अमेंडमेंट किया कंडीशन ऑफ सर्विसेज, उसको लेकर के क्लॉज 15 में एक अमेंडमेंट ऑफिशियल अमेंडमेंट किया, जिसमें राष्ट्रपति रूल्स नोटिफाई करके निर्धारित करेंगे, अधिसूचित करेंगे कि उनकी सैलरी और इसके संबंध में कंडीशन ऑफ सर्विसेज, सैलरी नहीं कंडीशन ऑफ सर्विसेज के बारे में क्या होगा। सैलरी तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, कंडीशन ऑफ सर्विसेज ये राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। एक क्लॉज 15A में न्यू एक क्लॉज जोड़ा इस ऑफिशियल अमेंडमेंट के माध्यम से कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो अपनी ड्यूटी करते समय कोई ऐसा आदेश पारित करेंगे तो उसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन होगा कि CEC और EC अपनी ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई संपादित करेंगे तो ऐसे प्रकरणों में उन पर कोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और बुलेटिन में अब लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज़। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर